मैं राशिद रिजवी साहब का इस्तकबाल करता हूं। अजीब व गरीब तस्वीरें राशिद रिजवी साहब पेश हो रही। एक तरफ कहा जा रहा है कि सऊदी अरब और अमेरिका में नया रिश्ता बना। ये कौन सा नया रिश्ता? क्या जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे 3 रोजा दौरे पे, तो क्या उस वक्त रिश्ता नहीं था? ये नया रिश्ता क्या है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर ये जो दौरा अमेरिका का हुआ था, ऐसा कौन सा नया रिश्ता है? क्या वही है जिसकी तरफ आपने इशारा किया था, अब्राहम अकॉर्ड? ये हो चुका है? आखिर क्यों इसका इतना जिक्र है? और दूसरी तरफ आप देखिए कि गजा में कत्लेआम जारी है। तीसरी बात जो ईरान ने कही है, क्योंकि जिस तरह से हिजबुल्लाह के कमांडर्स को मारा है, वहां पे जो अटैक हुआ है, अब ईरान ने कहा कि सिवाय मुकाबले के कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम बातें मैंने आप खिदमत पेश की है। मैं जरूर जानना चाहूंगा तमाम आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसके साथ कि आखिर ये चल क्या रहा। राशिद रिजवी साहब। जी मुमताज भाई, आपके लिए ये रिश्ता अजीब लग रहा होगा और हमारे नजर में ना ये नया नया अजीब है। रिश्ता, नया रिश्ता हाँ चल रहा है साहब, नया रिश्ता हो गया है। अरे हाँ, तो निकाह होता है तो नया रिश्ता हो जाता है। अब्राहम अकॉर्ड साइन हो गया, नया रिश्ता हो गया। कौन सी बड़ी बात है उसमें? हमने तो आपसे ये उसी दिन कहा था जब इजिप्ट में सबने हस्ताक्षर किए थे। तो शायद हम आपके पैनलिस्ट में पहले ऐसे इंसान थे कि हमने आपसे ये कहा था कि अब्राहम अकॉर्ड भी लगे हाथ साइन हो जाएगा, क्योंकि एक साथ इतने सारे अरब ममालिक का बैठना ये बहुत बड़ी बात थी, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो जाहिर सी बात है, जब बैठेंगे तो कहेंगे लगे हाथ ये भी कर लो। भाई आप कहीं दावत में जाते हैं तो लगे हाथ आपको मिठाई भी खिला दी जाती है। वो मिठाई उनकी वही थी और मेन इशू भी उसका, मेन मोटिव भी मिशन में ट्रम्प का आने का वही था। और उस दिन हमने आपसे एक बात और भी कही थी कि ऑफिशियल ये कब अनाउंस करेंगे ये देखना पड़ेगा। अब ये कब करेंगे अनाउंसमेंट इसका, इसके बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। और आप जो बात कर रहे हैं गाजा की, तो गाजा की बात ईरान क्या, ईरान ने तो कभी कोई हामी भी नहीं भरी। ये जितने भी थे सीज फायर के नायक, ये क्या बात कर रहे हैं? इनको तो बोलना चाहिए ना कि जब सीज फायर चल रहा है तो हमला क्यों, लेकिन हमला हो रहा है, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। मुमताज साहब, जिस तरीके से वहां पर ये कभी गोलियों से, कभी ड्रोन से बारूद बरसा रहे हैं, किसी दिन 3 लोग मर गए, किसी दिन 5 लोग मर गए, किसी दिन 15 लोग मर गए। मतलब मौत की फैक्ट्री बन गया है गजा। क्या मौत की फैक्ट्री बन गया है, बारूदों का गोदाम बन गया है गजा? क्या हो रहा है ये? इनका बूचड़ खाना हो गया है ये। जैसे मुर्गियां काटी जाती हैं लाइन से, वैसे इंसान मारे जा रहे हैं। और ईरान ने जो बात कही है, वो आपको आज उसकी बात सुन के ताज्जुब हुआ होगा ईरान की। ये बात तो हम आपको बहुत पहले से कह रहे थे कि उस इलाके में जब तक इजराइल रहेगा तब तक उस खित्ते में, उस इलाके में शांति नहीं रहेगी। बस साल 1.5 साल हो रहा है लेबनान के सीज फायर का। कोई इतना बता दे कि लेबनान ने हिजबुल्लाह ने कौन सा अटैक कर दिया, ये रेगुलर अटैक करता गया कल, क्या आज आज दिन में ईरान हिजबुल्लाह ने ये कहा है कि इस चीज का बदला लिया जाएगा, सही वक्त पे लिया जाएगा। अब मतलब ये कह दिया कि वक्त पे लिया जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि हिजबुल्लाह बदला लेगा।
अब वो कब लेगा, कौन से वक्त पे लेगा, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन बिना ईरान के डिस्कशन के हिजबुल्लाह कोई भी कदम नहीं उठाएगा। ईरान चाहता था कि ये कुछ ऐसा करे, इजराइल कुछ ऐसा करे कि पूरी दुनिया देखे। अब ये पूरी दुनिया में दिखाया जा चुका है, पूरी दुनिया में आवाजें भी उठी हैं इसके ऊपर कि ये सीज फायर पर टिकता नहीं है, ये सीज फायर की कोई अहमियत नहीं समझता है। और पूरे वर्ल्ड में अगर कोई कंट्री ऐसी है कि जिसने सबसे ज्यादा सीज फायर का वॉयलेशन किया है तो वो सिर्फ इजराइल है। वरना बहुत से कंट्रीज में हुई है सीज फायर। कहीं और मत जाइए, आप हमारे इंडिया के देखिए, इंडिया पाकिस्तान में सीज फायर हो गया तो क्या किसी मुल्क ने किसी पे अटैक किया है? नहीं किया। ना बाद में इंडिया ने अटैक किया, ना पाकिस्तान ने अटैक किया। आपका आर्मेनिया अजरबैजान में जब से सीज फायर हुआ क्या किसी ने अटैक किया है? किसी ने अटैक नहीं किया। तो सीज फायर का मतलब ये है कि आप दोनों खामोश बैठ जाओ और जो भी बातें आपकी हैं उसको आप बातचीत के जरिए टेबल पर बैठ करके सॉल्व करिए, न कि आप उठा करके हमले में हमले करते रहिए। और हमने एक चीज और आपसे कही थी और ये भी कहा था, इसको आप नोट कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए। वो मुमताज साहब हम आज फिर बोल रहे हैं कि इस बार जो अटैक होगा वो इजराइल के लीडरशिप पे होगा, चाहे इनके कैबिनेट मिनिस्टर हों, चाहे आईडीएफ चीफ हो, मोसाद चीफ हो, यहां तक कि नेतन्याहू ही खुद ना हो। अगर ईरान से हमला हुआ तो इस बार बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा इजराइल को। और जो इजराइल कर रहा है धीरे धीरे ईरान के को कमजोर करने के लिए एक एक ब्रांचेस जो इनके प्रॉक्सी हैं उनको कमजोर कर रहा है। और जब अपने आप को ये हर तरफ से सुरक्षित कर लेगा, उसको लगेगा कि अब हूती कुछ नहीं कर पाएंगे, अब हमास कुछ नहीं कर पाएंगे, तब चलो अटैक करो ईरान पे, वो भी अमेरिका की सहमति से। पूरा प्लान तो बनाता है इजराइल, वो खाली कॉपी टू कर देता है, इन्फॉर्म कर देता है हम ये करने जा रहे हैं। हिजबुल्लाह वाले अटैक के ऊपर डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा कि हमारी जानकारी में नहीं है, ये हमारी जानकारी में था ही नहीं। फिर उनका दूसरा स्टेटमेंट आता है कि हाँ ऐसा इंफॉर्मेशन आई थी, लेकिन तब ये नहीं कहा गया था कि कौन करेगा, वो कब करेंगे, कैसे करेंगे। तो इस तरीके की बातें हैं, डुअल बातें हैं, दो मुंही बातें अमेरिका करता है। अमेरिका ने खुद एक्सेप्ट किया कि ईरान पे जो हमला हुआ है वो हमारी जानकारी में था, मेरी सहमति से था। अमेरिका ने खुद एक्सेप्ट किया है कि हमारे बारूद का सही इस्तेमाल किया। तो एक आदमी एक्सेप्ट कर रहा है कि हमारे जेनोसाइड के जो मेन मुद्दा है वो हम खुद हैं, उसके बाद भी कोई अमेरिका के खिलाफ आईसीजे नहीं आता है। तो अब आप अमेरिका को आईसीजे लेके जा भी नहीं रहे हो। मैं कहता हूँ ईरान लेके चला जाए, क्या सारी जिम्मेदारी साउथ अफ्रीका और ब्राजील लोग की है? पाकिस्तान लेके चला जाए, ये क्यों नहीं जा रहे लेकर के? आपकी ये लेके चले जाए, टर्की लेके चले जाए। टर्की G20 के समिट में एर्दोगान ने कहा था कि हम अपनी फोर्स भेजेंगे, और इससे पहले पहले एर्दोगान ने क्या क्या नहीं कहा था, उम्मीद की कितनी शमाएं रोशन की थी, और उसी उम्मीद के सहारे
कितने लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो चुके हैं कि अर्दोगान ने कहा है तो सही होगा, अर्दोगान ने कहा है तो सही होगा, अर्दोगान ने कहा है तो सही होगा। मतलब वो इतने बड़े लीडर हैं, इतने बड़े खलीफा हैं, वो आकर के इनको खत्म कर देंगे, इजराइल को, हम लोग को बचा लेंगे। उनको क्या पता कि वो हीरो है जियो पॉलिटिक्स का, वो मक्कारों में मक्कार है। उन बेचारे फिलिस्तीनियों को ये पता नहीं है कि शुरुआती बर्बादी में उनके अर्दोगान में कितना बड़ा रोल था। अर्दोगान के दिए हुए बारूद ने शुरुआती जंग में बहुत साथ दिया इजराइल का। जब इन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा हो रहा है तो इन्होंने उसको देना बंद कर दिया, लेकिन ये खामोश रहे। जब उधर से हुतियों ने हमला करना चालू किया लाल सागर पे, तो अजरबैजान से जो गैस सप्लाई होती थी वो वाया टर्की आती थी। तो जाहिर सी बात है सऊदी अरबिया ने अपनी रोड दे दी, अपनी सड़क दे दी, बाई रोड सारी रसद पहुंचती थी वाया सऊदी अरबिया, बाई टर्की पहुंचती थी उनके पास गैस। तो हर कदम कदम पर तो गद्दार बैठे हुए थे। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो ईरान इन लोगों के सहारे न तो कभी इजराइल से लड़ेगा, न कभी अमेरिका से लड़ेगा। ईरान को पता है कि ये लोग मिलके हमको खा जाएंगे। सऊदी अरब लाख दोस्ती कर ले, सऊदी अरब लाख कह दे कि हाँ हम साथ में हैं, हम लोग साथ में उठेंगे, बैठेंगे, प्लानिंग करेंगे, सब कर ले, मैं सऊदी अरब पे भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इनकी 14 राशिद रिजवी साहब, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से ईरान ने इनकी किसी भी धमकी को माना नहीं, किसी भी प्रेशर को उसने माना नहीं, तैयारी अपनी जारी रखी, लेकिन जो मीडिया में चल रहा है कि ईरान अटैक कर सकता है, और जो बातें अभी आई हैं कि जिस तरह से मुकाबले के अलावा, ये सैयद अब्बास इराक्ची ने कहा कि इनसे मुकाबले के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, यानी मुकाबले का मतलब जंग, यानी जंग। और पहले भी ईरान ने कहा है कि ताकत के अलावा, तो क्या ईरान के पास अभी डिफेंसिव अटैक का इनके पास ऑप्शन खुला है, या सीज फायर के बाद ये ऑप्शन बंद हो गया है? और किस तरह से यमन की बात हो रही है, यूएन जो है यमन में अमन अमान की बात कर रहा है, गाजा पे भी बात होती है, लेकिन इजराइल को कोई रोक नहीं पा रहा। ये बड़ा मसला है कि फिर मतलब क्या ईरान किस तरह की तैयारी अब माने कि ईरान कर रहा है, क्या है उसके पास? देखिए मुमताज भाई, ईरान पहले हमला नहीं करेगा, इस बात को आप एक्सेप्ट करिए। ईरान रिएक्ट करेगा, ईरान हमला नहीं करेगा। ईरान तब तक अपने आप को सेफ रखेगा, बचा के रखेगा, जब तक वो हमला न करे इजराइल। और इजराइल पूरी तैयारी में है खामनाई साहब के ऊपर अटैक करने के लिए। वो पूरी प्लान कर रहा है, पूरी तैयारी कर रहा है कि हम किसी भी तरीके से कोई एक हमको रास्ता ऐसा मिल जाए कि मैं खामनाई साहब पर अटैक कर दूं। इसमें वो किस हद तक कामयाब होता है, नहीं होता है, इससे पहले भी उसने बहुत कोशिश की थी खामनाई साहब को टारगेट करने की, प्लस इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू उकसाने की कोशिश भी की गई थी कि खामनाई को बंकर में छुपा के रखा है, खामनाई छुप गए हैं, खामनाई की जान को खतरा है, इस बाहर निकलेंगे तो इजराइल उनको मार देगा। तो ये सारी चीजें खामनाई साहब को लेकर के उस वक्त उड़ाई गई थी, जो 12 दिनों की जंग चली थी। मगर आज फिर ये खामनाई साहब को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। खामनाई साहब तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बहुत कमजोर हो गया है मैटर अब, क्योंकि इनके बहुत सारे एजेंट,
बहुत सारे एजेंट मारे गए हैं, बहुत से जेल में हैं। देखिए मुमताज भाई, मोसाद के एजेंट आते कहाँ से? ये 95% एजेंट सामने मुल्क से ही तैयार करते हैं कि अगर वो पकड़ा भी जाए, मारा भी जाए, कुछ भी हो तो मेरा कोई नुकसान ना हो। ईरान में इसके एजेंट मैक्सिमम ईरानी थे, वो शाह पहलवी के समर्थक लोग थे। उनको थोड़ा सा उकसाने की जरूरत थी, उनको उकसाया गया। शाह पहलवी जाकर के इसराइल में बैठ गए, मिलने गए थे नेतन्याहू से, मुलाकात की उनसे, उनके विदेश मंत्री से मुलाकात की। ये एक सिंबॉलिक था कि शाह पहलवी के मानने वाले ईरान में इसराइल का साथ दे। उसी का फायदा इजराइल ने उठाया, अपने लोगों को वहां पर उन्होंने, इसराइल ने अपॉइंट किया, पूरी प्रॉपर ड्रोन की फैक्ट्री लगवाई। ड्रोन की फैक्ट्री लगा देना ऐसा नहीं कि खाली आपने चार दीवारी में शेड डाल दिया। सबसे बड़ी चीज ये है कि उनके पास ड्रोन बनाने के इक्विपमेंट कहाँ से आ रहे थे? वो सब मोटरें, वो सारे सामान, वो सारे खांचे कहाँ से आ रहे थे? वहां ड्रोन की बैटरी कहाँ से आ रही थी? तो ये सारी चीजें मुहैया कराई। काम करने वाले वहां के इनोसेंट लोग फैक्ट्री में, उनसे कहा गया सरकार की फैक्ट्री है। यहाँ पर ईरान की इंटेलिजेंस का टोटली फेल था, टोटली फेल था। अच्छा, इन्होंने जो बनाया वो बनाया उसी एरिया में जहां पर शाह पहलवी के समर्थक ज्यादा रहते हैं, और वहां ऐसी जगहों पर तो इंटेलिजेंस और ज्यादा एक्टिव होनी चाहिए। ये वहां पर भी एक्टिव नहीं थी, ये उनका लेकिन फेलुअर लेकिन था। लेकिन राशिद रिजवी साहब, जिस तरह से हमने देखा कि जो 12 दिन की जंग चली और उसमें जो गलतियां हुई, उसके बाद जो पकड़े गए तमाम तमाम जो इनके जासूस हैं, 22,000 के करीब अरेस्टिंग होकर के पूछताछ, और बहुत सारे उनमें फांसी भी दी गई। तो ईरान को भी ये पता है कि खामनाई साहब टारगेट में हैं, और चूंकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले इजराइल ने मारा नहीं या लोगों को, जाहिर सी बात है बहुत अहम अहम शख्सियात का कत्ल हो चुका है। तो ऐसे में हालांकि सिक्योरिटी बड़ी सख्त है खामनाई साहब की, जैसा कि हम लोग सुनते हैं, और वहाँ इतना आसान नहीं है, और ये भी कि अल्लाह की ताकत उनके साथ है, ये तमाम बातें। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये इतना आसान है, और खामनाई साहब का इनिशिएशन करने के बाद, उनका कत्ल करने के बाद, क्या आपको लग रहा है कि फिर इज़राइल का वजूद भी रहेगा, अगर उसने ऐसी हरकत कोई की तो? या एक खौफ भी है? देखिए, आज की डेट में आप इम्पॉसिबल नाम की कोई भी चीज नहीं कह सकते हैं। कुल्ले ईमान कितने लोग होते हैं ये आप बताइए? हर इंसान की बिकने की एक कीमत होती है। अगर खामनाई साहब के करीबी लोगों में से किसी एक को वो तोड़ ले और ये कह दे कि हम आपको अमेरिका में या बर्तानिया में एक विला देंगे, जिसकी कॉस्ट जो है वो 1 लाख अमेरिकी डॉलर है, प्लस आपको हम 5 लाख अमेरिकी डॉलर वहां और देंगे, या 10 लाख अमेरिकी डॉलर और देंगे, और आपकी पूरी सेफ्टी रहेगी, आप विद फैमिली वहां शिफ्ट जाएंगे, आपको अमेरिकन पासपोर्ट मिलेगा। तो शैतान का काम बहकाना, जैसे वो कोशिश करेंगे भी, और ऐसा नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं किया होगा, ऐसा भी नहीं है। अब कोई मोहरा अगर फंस गया है तो जाहिर सी बात है, इंदिरा गांधी को किसने मारा था? जो इंदिरा गांधी के साथ थे। क्या कोई ये कह सकता था कि इंदिरा गांधी को गोली मारने वाले उन्हीं अपने अंगरक्षक होंगे, उनके सिक्योरिटी गार्ड होंगे? तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हम नहीं कह सकते इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, अगर खामनाई साहब के ऊपर अटैक हुआ तो आप ये समझिए कि खामनाई साहब पर अटैक अगर हो गया तो उसके बाद जितने भी एयरबेस अरब में हैं अमेरिका के,
ये सब अलर्ट मोड में हो जाएंगे और ईरान जैसे ही इजराइल पे हमला करना शुरू करेगा, इन सारे देशों से ईरान पे हमला शुरू हो जाएगा। इजराइल अपने तरफ से भी करेगा, सऊदी अरब के बेस से भी होगा, रशिया और सीरिया के एयरबेस से भी होगा, कतर की एयरबेस से भी होगा। हर एयरबेस से हमला होगा ईरान के ऊपर, जिससे कि किसी भी तरीके से इजराइल को बचाया जा सके। तो हर चीजें जो हम लोग समझ रहे हैं हमको आसान दिख रही है, वो मुमताज भाई इतनी आसान नहीं होती है। अगर बहुत आसान हुआ होता, बिना स्ट्रेटेजी के जंग में कूदने वाली चीज होती, तो इतने सारे सीज फायर तोड़े इसने इजराइल, हिजबुल्लाह के खिलाफ, लिबनान के खिलाफ। हिजबुल्लाह अब तक इनके ऊपर कई अटैक कर चुका होता। हमने आपको कई मर्तबा कहा, कम से कम 15-20 मर्तबा कहा हमने, हिजबुल्लाह के पास अभी हथियार नहीं है, वरना हिजबुल्लाह इतना बर्दाश्त नहीं करता। अब वो रास्ता कहाँ से बनाएंगे हथियार का? ऐसा नहीं है कि ईरान खामोश बैठा है, हिजबुल्लाह खामोश बैठा है। इनको पता है कि जितनी देर होती जाएगी मेरा उतना नुकसान होता जाएगा, हमारे लोगों का जो मनोबल है, कॉन्फिडेंस है, वो लूज हो जाएगा। है तो जो सीरिया से सप्लाई की खबरें आ रही थी कि वो है चैन बनी हुई है और इसी वजह से इजराइल अटैक कर रहा है, तो क्या वो सीरिया पे अटैक करने के लिए झूठ बोला जा रहा था? क्या ये बिल्कुल। सीरिया पे अटैक करने के लिए झूठ बोला जा रहा था? किस तरह से सप्लाई लाइन अब भी है राशिद रिजवी देख साहब? देखिए एक बात बताइए, जुलानी को लाया क्यों गया था? उस चैन को तोड़ने के लिए। और जैसे जुलानी गवर्नमेंट आई, आपने हिजबुल्लाह के कितने हमले देखे आपने? क्योंकि वो लाइन, वो चैन तोड़ी जा चुकी है। बाकी अगर आप आएंगे इनके ऊपर, इजराइल के ऊपर, तो एक औरत, 2 बच्चे चले आ रहे हैं, उनको गोलियों से मार दिया। क्यों? क्या कह गया हमारा कि हमको उनसे खतरा था, हम ना मारते वो हमला कर देते। एक औरत और 2 बच्चे, जिनके पास कोई हथियार भी नहीं था, हाथ में अद्धर कंकर भी नहीं था, वो अपने घरों में जाना चाह रहे थे, उत्तरी गाजा में जाना चाह रहे थे, येलो लाइन क्रॉस करना चाह रहे थे, वो गोली मार दिया। ये कितने मर्तबा इसने हिजबुल्लाह पर हमला किया है? लेबनान पर इतने हमले करने के बाद, 150 से ज्यादा, 200 से ज्यादा हमले करने के बाद, हर बार वो यही कहता है कि वहां पर हमारे खिलाफ साजिश चल रही थी, वहां हमारे खिलाफ प्लानिंग चल रही थी। सब खामोश हैं, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। अगर ईरान ये कहे कि हमला कर दे, कि हमको खतरा था, ये हम पे हमला करने वाला था, पूरी दुनिया ईरान में टूट पड़ेगी, पूरी दुनिया ईरान के विरोध में आ जाएगी, पूरे इंटरनेशनल पेपर ईरान को विलेन बना खड़ा कर देंगे। और वही काम जो इसराइल कर रहा है, उसके ऊपर सब खामोश है भाई, सब खामोश है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ईरान करेगा तो गलत हो जाएगा, आप कर रहे हो तो सही है। तो उसी छूट दे रखी है अमेरिका ने। यूएन ने कितनी मर्तबा इसराइल को रोका? क्या यूएन की बात मान के रुका? नहीं रुका था वो। यहां तक कि जनरल सेक्रेटरी को यूएन के, गटोरियो समथिंग क्या नाम था उनका, उनको उन्होंने कह दिया कि ये इजराइल में इनके लिए बैन है, प्रतिबंध है, ये नहीं आ सकते इजराइल, हम उनको अपनी जमीन पर उतरने नहीं देंगे। यहां तक उसका स्टेटमेंट है। लेकिन अभी कुछ मामलों में यमन के ऊपर पाबंदी लगा दी यूएन ने। तो यूएन के आदेश कमजोर मुल्कों पर थोपे जाते हैं। यूएन की हिम्मत है अमेरिका के खिलाफ कोई प्रस्ताव पास करे? कभी नहीं करेगा वो, क्योंकि वो जानता है कि हमको सैलरी भी अमेरिका से मिल रही है, हमको सारी फैसिलिटी, सारी सिक्योरिटी अमेरिका से मिल रही है, हम अमेरिका की दी हुई रोटी खा रहे हैं। तो इसराइल उसी का पूरा फायदा उठाता है। वो जानता है कि हमारे सपोर्ट के लिए खड़ा है अमेरिका, और ये लोग अमेरिका के खिलाफ जा नहीं सकते हैं। लेकिन एक चीज है मुमताज भाई, आपको मैं बताता हूं कि अगर
किसी भी हिमाकत में, किसी भी बेवकूफी में, किसी भी गलती से हमला अगर कर दिया इजराइल ने, तो ये ईरान के लिए गोल्डन चांस रहेगा। ईरान के लिए गोल्डन चांस इसलिए रहेगा कि एक तो अमेरिका की आवाम अमेरिका के खिलाफ है। अगर इस जंग में जरा भी कहीं से भी कूदने की कोशिश करता है अमेरिका, या इजराइल का समर्थन करने की कोशिश करता है, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा नेतन्याहू को, डोनाल्ड ट्रंप को। पब्लिक सड़क पे आ जाएगी, सरकार गिराने की बात होने लगेगी, वहां का क्राउड इनके कंट्रोल में नहीं आएगा। अभी आप देखिए ना, आपके मंदानी गए थे, इनके पास खड़े थे, एक पत्रकार ने पूछा मंदानी से कि आप तो अभी तक मिस्टर प्रेसिडेंट को बोल रहे थे कि फास्टिंग है, क्या आप भी अभी उसी स्टैंड पे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने हाँ से कहा, हाँ वो अभी भी अपने स्टैंड पे हैं। उनके हाथ पे से हाथ रख के कहा, हाँ अभी भी वो अपने स्टैंड पे हैं। तो क्यों कहा उन्होंने ये कहा था कि हमारा टैक्स पैसा, हमारे आवाम के टैक्स पैसा हम किसी दूसरे मुल्क के लिए क्यों उड़ा रहे हैं, क्यों लुटा रहे हैं? हमारी आवाम परेशान हो रही है, महंगाई बढ़ रही है,